नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ के दूध से बढ़कर कोई आहार नहीं, बच्चे को स्वस्थ बनाए ऐसा कोई दूसरा आविष्कार नहीं। माँ की दूध का ताकत कौन नहीं जानता है। माँ का दूध पीना बच्चे के लिए अमृत की तरह होता है। स्तनपान किसी भी नवजात शिशु के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ये न केवल उनकी विकास में मदद करती है बल्कि उन्हें कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों से भी बचाती है। तो इन्हीं सारी ब्रेस्ट फीडिंग की महत्वों को समझते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त को हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाते हैं। तो आज हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि माँ के दूध का महत्व क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग की सही पोजीशनिंग क्या होती है, साथ ही ऐसे कौन कौन से भ्रांतियाँ होती है जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, आदि इत्यादि। और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इस विषय पर हमें ढेर सारी जानकारियाँ देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर प्रियंका यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एनिम्स। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर टीवी के अलावा सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव हो चुका है। तो अब आप हमसे टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही अब आप हमारे ये कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रमों को भी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं यूट्यूब पर, और हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मैम, जैसे कि हमने अभी अभी बात की कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस वीक के बारे में समझाएं कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होती क्या है और इसे सेलिब्रेट करने की उद्देश्य क्या होती है। जी बिल्कुल। तो 1990 में एक विश्व के लेवल पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। जैसे ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, यूनिसेफ, WHO वगैरह। तो इन्होंने तय किया था कि हर बार ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाएगा लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अध्ययन तो कई सारे हेल्थ इश्यूज पे चलता रहता है। तो उन्होंने ये देखा था कि माँ का दूध बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस बात पे जोर डालने के लिए ये फैसला लिया गया था कि 1992 से पहली बार तब मनाया गया था, और तब से हर साल इसको मनाया जाता है हफ्ते भर के लिए। और हर साल एक एक थीम लेते हैं कि आज इस बार हम इसके इस हिस्से पे ज़्यादा जोर डालेंगे या इस एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर डालेंगे। जी वाह। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो मैम, जैसे कि आपने अभी अभी बताया कि इस जो इवेंट को हम पूरे हफ्ते भर मनाते हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि किसी भी दिन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मगर अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग वीक की, तो इसे हम एक दिन के बजाय क्यों हफ्ते भर सेलिब्रेट करते हैं? इसकी क्या रीज़न होती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यही एक्चुअली जताता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये। तो जैसे किसी भी देश का कोई भी स्वास्थ्य संकेतक कई सारे होते हैं। तो ये जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक संकेतक है बताने के लिए कि इस देश का स्वास्थ्य कैसा है। तो और देखा गया है कि शिशु में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, बहुत कॉमन कारण होते हैं निमोनिया, डायरिया वगैरह। तो जब बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, केवल जो फर्स्ट 6 मंथ्स का होता है, माँ का दूध जब केवल दिया जाता है, देखा जाए उससे हम 8 लाख बच्चों की जान बचा सकते हैं हर साल। तो इस वजह से, और इसके बावजूद
हर 3 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। तो इसलिए इस बात पे जोर दिया, इसलिए इसको 1 हफ्ते तक किया गया है, ताकि हम ना सिर्फ लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, बल्कि जो लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, ग्राउंड लेवल से लेके फैसिलिटी तक, हर किसी में सिस्टम को ऐसा बनाएं ताकि स्तनपान को और बढ़ावा मिले, महत्व को जान सके। जी बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि हर साल हम इस जो इवेंट को एक थीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें इस साल की 2022 की क्या थीम रखी गई है, और हमें उस थीम के बारे में ज़रा बताएं, समझाएं कि उसका क्या तात्पर्य है। जी, इस साल का थीम है स्टेप अप ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट, यानी स्टेप अप करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो प्रैक्टिस चल रही है, जो जानकारी है, उसको बढ़ाएं, एजुकेट करें, सपोर्ट करें। एजुकेट केवल ना सिर्फ गर्भवती माँओं को या जिनके बच्चे हुए हैं उनको, बल्कि पूरे परिवार को, समाज को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, सबको एजुकेट करें और इस चीज़ को सपोर्ट करें। सिस्टम इस तरह से बनाएं कि इसको और बढ़ावा मिले। अच्छा, तो मैम अब आप हमें माँ के दूध के महत्व के बारे में बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोगों को लगता है कि जो माँ का दूध होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मिल गया तो ठीक है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं है, कुछ मतलब नहीं हो रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी, जैसा मैंने पहले बताया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, जो 6 महीने तक हम केवल बच्चे को माँ का दूध अगर दें तो वे उससे हम 8 लाख जानें बचा सकते हैं करीब। तो इससे पता लगता है कि माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि जब बच्चा नया नया आता है तो उसके खुद के अंदर कोई संक्रमण से लड़ने की ताकत नहीं होती है, तो जो उसे माँ से मिलता है वो वही उसके शरीर में जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो माँ का दूध है उसमें इतने एंटीबॉडीज़ होते हैं कि वो बच्चे में पैसिव इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं, कि माँ से आई हुई एंटीबॉडीज़ बच्चों को बचाती हैं संक्रमण से लड़ने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, कान का इन्फेक्शन हो गया, और जैसे मैंने कहा डायरिया, निमोनिया, इन सब इन्फेक्शन से बचाते हैं। फिर माँ का दूध पिलाने में क्या होता है कि माँ और बच्चे का जो आपस में रिश्ता होता है वो और ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि लगाव ज़्यादा बनता है। फिर सिर्फ उस उम्र में ही नहीं, बल्कि आगे चल के जो बच्चा जब बड़ा होता है तो आगे चल के कई सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, मोटापा, अस्थमा, कई तरह की एलर्जीज, इन सब से बच्चे को बचाता है। अगर बचपन में माँ का दूध पिया हो तो आगे चल के इन सब बीमारियों का होने का खतरा भी कम रहता है। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका दिमाग भी बाकी बच्चों से तेज होता है। जी, तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं अगर शिशु को माँ का दूध पिलाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि माँ का दूध एक शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। मगर कई बार जो है महिलाएं इन सारी चीज़ों से अवगत नहीं होती है और ब्रेस्ट फीडिंग को जो है साइडलाइन कर देती है। तो आज शायद से उन्हें पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध बच्चे के लिए। तो बच्चों की तो फ़ायदों की बात हो गई है। अगर हम बात करें माताओं की या महिलाओं की, तो कई बार बहुत से मिथ्स के चलते हुए महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कराने से बचती है, वो नहीं कराना चाहती है। तो हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से महिलाओं को किस तरह की फ़ायदे होती है। माँओं को भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, स्तनपान के दौरान जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो जो है माँ के बच्चादानी के सिकुड़ने में मदद करता है। बच्चा होते ही जब जो बच्चादानी सिकुड़ती है, अगर उसमें थोड़ी देरी हो तो कई महिलाओं में खून अधिक बहने लगता है, जिससे जान तक का खतरा बन जाता है। तो वो जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए या बच्चादानी को सिकोड़ने के लिए एक अलग से इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन जिसे हम कहते हैं। वो हार्मोन जो है दूध पिलाने से रिलीज होता है, तो वो और मदद करता है माँ को उस बच्चादानी के सिकुड़न होने में। फिर उससे जो है लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं कि जब तक माँ बच्चे को अपना दूध दे रही है तो उसका महीना नहीं आता, काफ़ी समय तक नहीं आता है।
तो वो जो है एक गर्भ निरोधक की तरह काम करता है। पहले 6 महीने में अगर पूरी तरह से माँ अपना दूध पिला रही है बच्चे को, तो 98% तक माँ को प्रोटेक्शन रहती है कि वो दोबारा गर्भवती ना बने। और जैसा मैंने बोला, बच्चे के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। और जब बच्चा जब दूध पीता है, दूध पिलाने के प्रोसेस में भी माँ की काफ़ी एनर्जी लगती है। 25% एनर्जी बॉडी की कंज्यूम होती है जब बच्चा दूध पीता है। तो ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न बढ़ता है माँ का, वो वज़न घटने में भी हेल्प करता है। ना सिर्फ ये, आगे चल के कई तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गए, अंडाशय का कैंसर, ओवेरियन कैंसर हो गया, इन सब कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है माँओं में। तो माँओं में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि पूरे परिवार में ये फ़ायदा होता है कि एक तो मुफ्त का दूध मिल रहा है, मुफ्त का और पौष्टिक आहार जो सबसे ज़्यादा पोषण देता है बच्चे को, तो आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस हिसाब से खर्चा कम होता है। और माँ जब चाहे जहाँ चाहे बच्चे को दूध पिला सकती है। वरना अगर ऊपर से दूध देते हैं कुछ लोग जो बना के देते हैं, तो वो बनाना होता है, साफ़ सफाई का ध्यान देना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से सुविधा भी काफ़ी हो जाती है। तो और सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि आप जब बाहर से दूध खरीदते हैं, जो फार्मूला वगैरह खरीदते हैं, तो वो जो है पर्यावरण को भी नुकसान करती है। तो इसके हर लेवल पे कई सारे फ़ायदे हैं। जी मैम, तो हमने बात की कि ब्रेस्ट फीडिंग से किस तरह की लाभ हो सकती है, शिशु को कैसे फ़ायदे होते हैं, माताओं को कैसी फ़ायदे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कुछ छोटी छोटी बातों की, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि शिशु को स्तनपान कब से शुरू करवाना चाहिए, जन्म के कितने देर के अंदर शिशु को स्तनपान करवाना चाहिए? ऐसे तो जन्म होते ही शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, पर क्या होता है कि डिलीवरी के बाद माँ को थकान होती है, कोई मेडिकल कंडीशन होती है, कुछ होता है, तो उसमें थोड़ा सा रिकवरी का टाइम लगता है। तो इसलिए जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये कहा गया है कि आधे से 1 घंटे के अंदर बिल्कुल स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। बट कुछ महिलाओं में जिनमें सर्जरी, ऑपरेशन से बच्चा होता है, सिजेरियन करके करते हैं, तो उसमें 4 घंटे तक का वो गैप दे सकते हैं। बट जितनी जल्दी हो, उसका कोई ऐसे टाइम लिमिट है नहीं, बस यही है कि जितनी जल्दी पिला सकें उतना अच्छा होगा। अच्छा, तो जैसे आपने जिक्र किया सिजेरियन से जिनकी डिलीवरी होती है, तो उनमें 4 घंटे की जो है उनको रेस्ट दी जाती है, तो इसकी मुख्य वजह क्या होती है? तो सिजेरियन जैसे नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो बच्चा निकालने के लिए बच्चादानी में सिकुड़न होती है, तो जैसा मैंने बोला उसमें वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो दूध बनने में हेल्प करता है। तो सिजेरियन में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम ऑपरेशन से बच्चा निकाल रहे हैं, तो इसलिए दूध बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन होता है, तो एनेस्थीसिया के लिए हम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जो देते हैं माँ को, उससे उभरने में भी उनको टाइम लगता है, या फिर कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ हो, उससे उभरने में टाइम लगता है, इसलिए 4 घंटे का दिया गया है। जी मैम, तो जैसे अभी अभी आपने हमें एक सिचुएशन बताई कि सिजेरियन अगर हो जाती है तो माँ और बच्चे के अंदर में जो है जो समय का गैप हो जाता है, 4 घंटा लगभग हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में जब माँ बच्चे को 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर तुरंत स्तनपान ना करा सके, इससे बच्चे को किस तरह की हानि पहुँच सकती है? हानि देखिए वही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चे में खुद से संक्रमण के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं होती, उसको वही मिलता है जो माँ के शरीर से उसमें आता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, जितनी हम देरी करेंगे उतना संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहता है। खास तौर पे अस्पताल जैसे माहौल में तो वैसे ही इतने संक्रमण होते हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। अच्छा, तो ये तो हमने जाना कि जन्म के कितने देर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो मैम अब हमें बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग को जन्म से लेकर कितने दिनों तक हमें कंटिन्यू करने की आवश्यकता होती है? जी,
तो 6 महीने तक कहा जाता है, WHO ने गाइडलाइन सेट की है और देखा गया है अध्ययन से कि 6 महीने तक कम से, क्योंकि 6 महीने के बाद ही बच्चे में खुद की एंटीबॉडीज बननी शुरू होती हैं, तो तब तक वो पूरी तरह से माँ के दूध पे निर्भर होता है। तो इसलिए 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाए। उसके बाद 2 साल तक ऊपर से खाना भी देना शुरू कर देते हैं 6 महीने पूरे होते ही, फिर भी 2 साल तक माँ का दूध भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। और कई बच्चों में देखा गया है वो और ज़्यादा दिनों तक माँ का दूध पीते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। WHO की रिकमेंडेशन है कि कम से कम 2 साल तक पिए, उसके ऊपर भी जब तक पीना चाहता है उसे पिलाते रहें। अच्छा, तो मैम हमने देखा है कि कई बार सुना है कि डिलीवरी के बाद जो महिलाओं का जो पहला दूध होता है वो पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो इसकी क्या वजह होती है? और साथ ही कई महिलाओं से सुना है कि जो पहले जो स्टार्टिंग होती है तो उस समय उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन की जो मात्रा होती है वो भी काफ़ी कम होती है, तो इन सब की क्या वजह रहती है? तो जब माँ का दूध जो है ना, बच्चे के जन्म होते से लेके बच्चे के बड़े होने तक कई बार उसमें बदलाव आते हैं, और वो बदलाव बच्चे की शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है उसका जो पेट होता है वो इतना छोटा होता है, बिल्कुल 1.5 सेंटीमीटर जितना छोटा होता है, तो उसकी कैपेसिटी ही इतनी होती है। और वो जो माँ का जो गाढ़ा दूध आप कह रहे हैं जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसे लिक्विड गोल्ड भी कहा गया है, तरल सोना, वो इतना महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। तो वो 1 चम्मच भर निकलता है और उतना ही बच्चे के लिए काफ़ी होता है पेट भरने के लिए और पोषण देने के लिए। तो वो गाढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, एंटीबॉडीज़ कई सारी होती हैं उसमें, और उसमें फैट और शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कम होता है। तो इसलिए वो इतना गाढ़ा होता है, पीला होता है। पर जैसा मैंने कहा उसे तरल सोना कहते हैं, तो वो इतना महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, तो वो बिल्कुल देना चाहिए। जी, तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम हमारे देश में देखते हैं, एक प्रथा जैसा ही हो गया है कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन उसके परिवार वाले या कोई ना कोई रिश्तेदार उसे शहद या घुट्टी आदि चटवाते हैं या खिलाते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं या इसके नुकसान होती है? देखिए, शहद घुट्टी ये सब खरीदने से फ़ायदा तो मार्केट वालों का होता है, बच्चे को नुकसान ज़रूर होता है। नुकसान इस वजह से क्योंकि बच्चे में बाहर से कीटाणु आने का खतरा रहता है। कोई भी चीज़ आप बाहर ही देंगे तो उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि बच्चे का पेट इतना छोटा सा होता है, तो अगर आप ऊपर से बाहरी चीज़ें दे देंगे जिनमें पोषण उतना ना हो तो बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा जो बच्चे के एक्चुअली पोषण के लिए ज़रूरी है। तो ये नुकसान होता है बच्चे को अगर आप घुट्टी या शहद चटाएं। कुछ लोग बादाम भी पीस के उसका पेस्ट बना के चटा देते हैं, तो ये सब की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बच्चे की भूख मार देती है, फिर वो माँ का दूध नहीं लेता। जी, तो हमने अब तक बात की है कि स्तनपान क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए आदि पर, तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें ज़रा बताएं कि नवजात शिशु को किन किन तरह की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। नवजात शिशु को भी वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमें चाहिए बढ़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज़, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह चाहिए नवजात शिशु को। जो एंटीबॉडीज़ एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं होती, तो माँ के दूध में ये सब होता है। एक जो बैलेंस डाइट कहते हैं हम, जो एडल्ट्स लेते हैं, वही ये बच्चे के लिए बैलेंस डाइट है माँ का दूध। जी जी, तो जो बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है वो तो माँ के दूध से पूरी हो जाती है, तो क्या बच्चों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है? जो पानी की नीड होती है इसे कैसे पूरी की जाती है? जी, पानी की ज़रूरत बिल्कुल होती है, पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में, बल्कि ब्रेस्ट मिल्क में 87% जो है वो केवल पानी होता है, और 7% लैक्टोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 4% फैट होता है और 1% प्रोटीन होता है। तो ये बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है जितने बच्चे को चाहिए। तो कई लोगों को जब हम समझाते हैं कि मात्र माँ का दूध देना चाहिए 6 महीने, तो उनको लगता है कि माँ का दूध दें और फिर पानी पिला सकते हैं, पर पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही बात हो जाती है कि इन्फेक्शन, बाहर से आप कोई भी चीज़ देंगे वो इन्फेक्शन करने का, और ज़रूरत भी नहीं है। 87% होता है माँ के दूध में।
जी। तो जैसे अभी अभी आपने बताया कि बच्चों को पानी, बाहर से पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अगर ऐसा किया जाए तो वो और हानिकारक हो जाती है। तो मैम हमें बताएं कि किस आयु से या किस एज के बाद से हम बच्चों को पानी, बाहर के पानी दे सकते हैं? 6 महीने की उम्र। अगर 6 महीने से पहले जैसे बच्चा बीमार पड़ जाता है, दस्त लग जाते हैं, ORS वगैरह देना हुआ, ऐसी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हुई, तब तो बेशक देना पड़ेगा। हालांकि उसमें साफ सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मगर आम तौर पे जो है 6 महीने के बाद से हम ऊपर से खाना, जो सॉलिड फूड होता है उसके साथ पानी भी दे सकते हैं। ये धीरे धीरे देना शुरू करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि दूध में पानी होती है और न्यूट्रिएंट्स आदि भी होती है, तो अब हमें ज़रा विस्तार से बताएं कि माँ के दूध की कंपोजिशन क्या होती है? वही जो मैंने कहा ना, 87% वाटर, 7% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, 4% फैट होता है, 1% प्रोटीन होता है। उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज़, ये सारी चीज़ें भी, ग्रोथ फैक्टर्स। एक्चुअली देखा जाए तो उसमें 200 से ज़्यादा पदार्थ होते हैं माँ के दूध में। अगर बिल्कुल गहन अध्ययन किया जाए तो उसमें 200 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स है, बच्चे के बढ़ने के लिए मदद करती हैं। बट मोटे मोटे तौर पे ये कॉम्पोजिशन होता है। जी। तो दर्शकों, मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहूँगी कि यह हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ भी जानना हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो मैम, जैसे हमने कंपोजिशन के बारे में बात की है, तो अब हमें ज़रा समझाएं कि माँ का दूध बनता कैसे है, कैसे माँ के शरीर को पता चलता है कि अब उसे दूध बनाना या प्रोड्यूस करना शुरू करना होता है। साथ ही हम कई बार देखते हैं कि कुछ महिलाओं में अधिक मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन होता है, कुछ में नॉर्मल होता है, कुछ में बहुत कम होती है। तो इनकी क्या वजह रहती है और ये जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ये किस चीज़ पर निर्भर करती है? जी बिल्कुल। तो माँ का दूध जो है, वो दूध जिस नली से आती है, वो नली जो है जब बच्चा पेट में होता है ना, तभी बन जाती है। बट वो बढ़ता तब है जब बच्ची किशोर अवस्था में होती है। तो हार्मोन्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तब वो साइज़ में बढ़ते हैं और मात्रा में बढ़ते हैं। फिर दोबारा से फिर भी वो एक्टिव नहीं होते। फिर दोबारा से जब माँ गर्भवती होती है उस दौरान जो है और उनका साइज बढ़ता है और मात्रा बढ़ती है, और तब जो है दूध बनने के लिए तैयार होती है माँ प्रेगनेंसी के दौरान। कई बार देखा गया है कि हार्मोन्स अगर बहुत ज़्यादा हों तो इवन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, 6वें महीने में, या डिलीवरी होने से कुछ दिन पहले ही कई माँओं का दूध निकलने लगता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ तैयार होती है और उसके बाद बच्चे पे निर्भर होता है कि बच्चा अगर तुरंत लेता है, तो बच्चा जब माँ का दूध लेता है तो वो जितना लेगा उतना प्रोडक्शन होगा। अच्छा। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। तो ये एक कॉमन चीज़ हो गई। बाकी आपने जैसा कहा कि कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। हेल्थ कैसा है, माँ ने गर्भ धारण के समय से माँ ने कितना खाया पिया है, खान पान, इन सब का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर कोई और आदतें जैसे शराब पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना या सिगरेट पीना, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। या घर में कोई और भी सिगरेट पी रहा है मेंबर और माँ को एक्सपोजर है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। फिर कई सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे थायराइड की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ जब कंट्रोल से बाहर हो तब दूध बनने में असर पड़ता है। तो इन सब कारणों से कम ज़्यादा होता है। और तैयारी तो बचपन से ही हो जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो हम कहते हैं ना, सबसे ज़रूरी किसी भी बच्चे का फर्स्ट 1000 डेज होते हैं, जो पहले 1000 दिन। और वो 1000 दिन जो है ना, जब बच्चा पेट में ठहरता है तब से लिया जाता है, तब से लेके बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता। वो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तय करता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तब उसकी लाइफ कैसी रहेगी। क्योंकि उस दौरान आप जितना केयर करते हो बच्चे का, वो बच्चे के आगे चल के हेल्थ पे पूरा असर डालता है। तो और आप जैसे मैंने कहा कि 2 साल तक माँ का दूध भी देना चाहिए, तो माँ के दूध का इतना महत्व है।
जी। तो ये तो हो गई कंपोजिशन, प्रोडक्शन आदि के बारे में बातें। तो मैम कई बार हम देखते हैं कि अक्सर माताएं क्या करती है, महिलाएं, कि जब बच्चा रोता है तब उसे दूध पिलाती है, और जब वो रोना बंद कर देता है, शांत हो जाता है, तो दूध पिलाना बंद कर देते हैं। तो हमें बताएं कि एक दिन में बच्चे को कितनी बार दूध पिलाने की ज़रूरत होती है, और माता या महिलाएं कैसे पता लगा सकती है कि बच्चे ने पर्याप्त दूध पी लिया है या नहीं। ये एक आम धारणा है कि बच्चा रो रहा है मतलब वो भूखा है और दूध मांग रहा है। इसे हम कहते हैं डिमांड फीडिंग, कि बच्चा डिमांड कर रहा है रो के और फिर माँ दूध पिला रही है। मगर ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि शुरू के जो 2-3 दिन हैं बच्चे को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। बच्चे के रोने पे अगर आप निर्भर करेंगे तो बच्चा भूखा रह जाएगा। तो शुरू के 10 दिन तक कम से कम हर 2-2 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, चाहे बच्चा रोए चाहे ना रोए। उसके बाद थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे 3-4 बार हो गया। जो शुरू में पिलाते हैं हर 2-2 घंटे में, वो 5 मिनट के लिए पिलाते हैं। फिर उसके बाद जो है 10 दिन के बाद 3-4 बार पिलाते हैं, पर हर बार 20 मिनट के लिए, थोड़ा लंबा मगर कम बार पिलाते हैं। तो ये नॉर्मल एडवाइस है। बट जैसे बच्चा अगर रो रहा है तो हो सकता है कि भूखा हो, पर ये भी हो सकता है कई और कारण होते हैं बच्चे के रोने के, कि मच्छर ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, या कुछ बच्चे को चोट लग गई, या गर्मी लग रही है, या पेशाब कर दिया, डायपर गीला है, कई सारे कारण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भूखे रहने पे ही बच्चा रोता है। जी। तो मैम एक और चीज़ जो हम अक्सर सुनते हैं कि कई महिलाएं कहती है कि बच्चे ने अधिक दूध पी लिया है, जितना उन्हें नहीं, मतलब जितना पीना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दूध पी लिया है। तो क्या ऐसा होता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का जब पेट भर जाता है तो बच्चा अपने आप माँ का स्तन छोड़ देता है। वो जब बच्चे का पेट भर जाता है तो बच्चा भले ही, जैसे कभी कभी होता है कि स्तनपान करते हुए माँ सो जाती है तो उसे लगता है कि बच्चे ने शायद ज़्यादा दूध पी लिया, पर ऐसा होता नहीं है। बच्चे का जब पेट भर जाए तो वो अपने आप छोड़ देता है। अच्छा। फिर मैम कई बार हम देखते हैं, कई हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि कैसे स्तनपान कराना चाहिए, हमें बच्चे को कैसे पकड़ना चाहिए, स्तनपान के समय पीठ थपथपाना चाहिए आदि, बहुत तरह के हम इंस्ट्रक्शंस देती है। तो मैम हमें बताएं कि बच्चे को स्तनपान कराने की सही प्रक्रिया क्या होती है, उसकी सही पोजीशनिंग क्या होती है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि सबसे आम कारण जो होता है सही तरीके से दूध नहीं बनने का, वो यही होता है कि पोजीशनिंग गलत हो रही है, क्योंकि बच्चा फिर ठीक से दूध ले नहीं पा रहा तो बन भी नहीं रहा है। तो पोजीशनिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले तो माँ को बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, और माँ की पीठ जो है उस पे सपोर्ट होना चाहिए। पीछे तकिया लगा के माँ की पीठ पे हमेशा सपोर्ट होना चाहिए, या फिर लेट के पिला सकते हैं। अब जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक पहले वाले जो चित्र था जिसमें वो सीधे, हाँ जी, इसमें सीधे बैठी हैं, पीछे तकिया लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही पोजीशन है। दूसरे वाले में वो एक स्टूल पे बैठी हैं तो उनका वो कंधा झुका हुआ है, ये गलत पोजीशन है। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे बच्चे का पूरा शरीर जो है एक लाइन में होना चाहिए, जो सर, गला, पूरा शरीर जो है बच्चे का वो एक लाइन, सीधी लाइन में होता है, और पूरा शरीर का जो है वो माँ की तरफ होता है। सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा शरीर माँ की तरफ होना चाहिए। बच्चे का पेट माँ की पेट से लगा होना चाहिए। माँ के हाथ से, जैसे इसमें दिख रहा है, सपोर्ट होना चाहिए बच्चे को, और माँ का दूसरा हाथ जो है अपने स्तन पे होना चाहिए, एक सी शेप के हिसाब से, कि अंगूठा स्तन के ऊपर हिस्से में हो और बाकी उंगलियां नीचे हिस्से में सपोर्ट कर रही हो, और वो बच्चे को पकड़ा रही हो। तो ये सही पोजीशन होता है, और जहां वो दिख रहा है कि वो झुकी हुई है। अब ये कई तरह के अलग पोजीशंस होते हैं। सबसे कॉमन वाला जो मैंने समझाया वो जो क्रैडल पोजीशन है। फिर बच्चे को लेट के भी, अगर माँ बहुत थकी हुई है तो साइड लाइंग पोजीशन है जो लेट के पिला सकते हैं। जो फुटबॉल होल्ड है वो काफ़ी सुविधाजनक है, जब खास करके जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो दोनों तरफ से दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिला सकती है। फिर लेट बैक है कि बहुत ज़्यादा थकी हो तो पीछे सपोर्ट लेके लेट के बच्चे को दूध पिलाएं।
तो ये कुछ कॉमन पोजीशंस हैं जिनमें बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है, मगर हर बार ये ध्यान देना है कि पीठ सीधी होनी चाहिए माँ की और सपोर्ट होना चाहिए, और साफ सफाई का अलग ध्यान। हमेशा स्तनपान के पहले, स्तनपान के बाद माँ को अपनी साफ सफाई करनी चाहिए। और जो पीठ थपथपाने वाली बात आपने कही वो बहुत सही है। हमेशा दूध पिलाने के बाद तुरंत बच्चे को नहीं लेटाना होता है, बच्चे को कंधे पे लेके उसकी पीठ थपथपानी होती है ताकि उसकी डकार आए, जिससे कि वो दूध अंदर तक चला जाए, क्योंकि कई बार उससे फिर दूध ऊपर आने का खतरा रहता है, फिर वो एस्पिरेट भी कर सकता है। जी, तो मैम जैसे कि अभी अभी हमने बात की थी कि महिलाओं में अलग अलग तरह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और उसकी क्या रीजंस होती है, तो मैम महिला कैसे पता लगा सकती है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मल है या फिर उसमें कुछ दिक्कतें हैं, और अगर नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो महिला कैसे इंश्योर कर सकती है कि वो पर्याप्त मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस करे? नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन का सबसे बड़ा संकेत होता है कि बच्चे को देख के पता लगता है कि बच्चा ठीक से सो रहा है, बच्चे की जो बढ़त है वो सही से हो रही है, कि हर महीने कम से कम 500 ग्राम का वज़न उसका बढ़ रहा है। और जो जब कम मात्रा में आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आम कारण होता है कि सही पोजीशनिंग नहीं हो। पोजीशनिंग के साथ साथ बच्चे की पकड़, जिसको हम लैचिंग कहते हैं, कि उसने किस तरह से माँ के स्तन को पकड़ा है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर वो केवल निप्पल वाले एरिया पे बच्चे का मुंह हो तो वो ठीक तरह से, जैसे इसमें दिया है, ठीक तरह से नहीं ले पाएगा। और ये जो नीचे वाला चित्र है ये बिल्कुल सही, जब बच्चे को दूध पिलाना होता है तो निप्पल को पहले बच्चे की ऊपरी होंठ पे टच करते हैं, जिससे बच्चा मुंह खोलता है लेने के लिए। और जब वो निप्पल बच्चे की पैलेट पे टच करता है तब उसका वो सकलिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट करता है, जिससे बच्चा दूध खींचता है। तो जो नीचे वाला चित्र है उसमें बिल्कुल सही पोजीशनिंग दिखाई गई है कि जो गाढ़ा एरिया है माँ के स्तन का, ऊपर वाला थोड़ा दिखना चाहिए, नीचे वाला पूरा ढका होना चाहिए। बच्चे का जो निचला होंठ है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो और जो ठुड्डी है बच्चे की, थोड़ी जो कहते हैं, वो माँ के स्तन पे रेस्ट करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले तो ये कारण होते हैं। कई बार माँओं को समझ नहीं होती जिनका पहला बच्चा होता है, या उनको जानकारी नहीं होती सही तरीके से, तो वो उनको पता ही नहीं लगता। अब कहते हैं बच्चा दूध नहीं ले रहा, बच्चा, या और जब बच्चा दूध नहीं लेता है तो दूध बनता भी नहीं है। माँ उतना ही दूध बनाती है जितना बच्चे की ज़रूरत हो या बच्चा खींचता है। तो ये सबसे आम कारण हुआ। फिर जैसा अगर खाना पीने में कमी रह जाए, बच्चा, माँ ठीक से खा नहीं रही, क्योंकि दूध पिलाने के समय जो है माँ की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो 600 बढ़ जाती है। जो नॉर्मल ज़रूरत होती है उससे 600 बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 25% एनर्जी कंज्यूम करता है शरीर से जब माँ स्तनपान कर रही होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि माँ अच्छा खाना खाए उस दौरान। दूध, दही, अगर नॉन वेज खा सकती हैं तो अंडा, मांस, मच्छी, इन सब का सेवन अच्छे से करे। और बल्कि जैसे नॉर्मली हम 3 मील लेते हैं मेनली, माँ को 4 मील लेना चाहिए कायदे से। तो अगर खाना पीना अच्छे से खाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। उसके बाद कई और कारण हो सकते हैं, जो थायराइड, डायबिटीज़, कुछ बीमारियां होती हैं, तो वो मेडिकल चेकअप कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। और हमें पहले सबसे किसी भी चीज़ को सुलझाने के लिए पहले कारण जानना होता है कि किस कारण से हो रहा है। तो एक बार कारण पता लग जाता है, फिर उसके हिसाब से इलाज कराएं। जी। तो दर्शकों, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कोविड-19 से खुद को तथा दूसरों को सुरक्षित रखने की 10 युक्तियाँ। अपने जीवन को जोखिम में ना डालें। सबसे अहम बात, शारीरिक दूरी आपको कोविड-19 से सुरक्षित रखने में मदद करती है। परिवार के सदस्य घर पर ही रहें। दोस्तों या दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ आप वर्चुअली मिलें। उनसे आप बहुत जरूरी हो तो ही मिलें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
जिन चीजों को आप बार बार छूते हैं उन्हें विसंक्रमित करें, जैसे सेल फोन, कंप्यूटर, दरवाजे का कुंडा आदि। कोविड परिस्थिति पीड़ितों के लिए तनावपूर्ण समय होता है। खासकर युवा वर्ग अपने आप को आइसोलेट करें, परिवार तथा दोस्तों के साथ चैटिंग या वीडियो कॉल के साथ जुड़े रहें। आपके द्वारा उपभोग किए सारे सोशल मीडिया तथा खबरों को सीमित करें। अफवाहों तथा झूठी खबरों से बचें और दूरदर्शन जैसे विश्वसनीय स्रोतों से ही खबरें प्राप्त करें। घर में व्यायाम या ध्यान करें। सामान्य नियमित कार्यक्रम को बनाए रखें, जबकि शारीरिक दूरी से आप अपने आप को शांत और अधिक नियंत्रित रख सकते हैं। यदि आप दुखी महसूस करते हैं अथवा तनाव में हैं तो भरोसेमंद पेशेवर के पास जाएं। यदि आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और नजदीकी स्वास्थ्य प्राधिकारी की सलाह लें और उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। अन्य सलाह के लिए तथा कैसे सुरक्षित रहें इस दिशा में अपने स्थानीय प्राधिकारियों की बात सुनें। यह बात मत भूलिए, कोविड-19 किसी को भी हो सकता है। युवाओं को भी गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती तथा मृत्यु का जोखिम रहता है। तो याद रहे, इस महामारी में जब हम एक साथ एकजुट होकर इन नियमों का पालन करेंगे तो हम बहुत जल्द इस महामारी को जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो दर्शकों, अंतराल के बाद डॉक्टर स्पीक में आपका पुनः स्वागत है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, और इस विषय से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो मैम, जैसे कि अंतराल पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पर्याप्त मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन कैसे होती है, महिलाएं इसे कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो आपने उसमें एक पॉइंट का जिक्र किया था कि महिलाओं का खान पान बहुत महत्व रखता है। तो न्यूट्रिशन हमारे जीवन के हर स्टेज में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो गर्भावस्था से लेकर लैक्टेटिंग पीरियड तक न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल रहता होगा। जी बिल्कुल। तो हमें बताएं कि जब माताएं लैक्टेटिंग पीरियड में होती है तो तब उन्हें अपने डाइट में किस किस तरह की चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? माँ को 4 मील जैसा कहा था अभी कि 3 मील हम नॉर्मली लेते हैं, तो माँ को 4 मील तक लेना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। दूध, दही वगैरह, अंडे, मच्छी, मीट वगैरह खाएं और पानी भी खूब सारा पिएं, तो ही दूध अच्छा बनता है और माँ की सेहत भी बनी रहती है। जी। तो मैम, जैसे कि देखते हैं कई बार मौसम के बदलने से हम स्वाभाविक रूप से हम बीमार पड़ जाते हैं। कई बार सर्दी, जुकाम, बुखार आदि जैसी समस्याएं हो जाती है। तो अगर किसी महिला को जो कि स्तनपान करवा रही है अपने बच्चे को, उसे अगर इस तरह की बीमारियां, ऐसी कुछ हल्की फुल्की बीमारियां हो जाती है तो क्या वो उस समय भी बच्चे को स्तनपान करा सकती है? जी बिल्कुल, और कराना भी चाहिए। कि ये एक आम धारणा है कि माँ बीमार हो गई या बच्चा बीमार हो गया तो उस वक्त माँ स्तनपान नहीं कराती है, इस डर से कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, जो कि इन्फेक्शन होने का चांस तो रहता है। मगर जो है माँ के दूध में जब कोई छोटी सी बीमारी होती है, हल्का बुखार, खांसी, सर्दी वगैरह, तो माँ के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं दूध के ज़रिए बच्चे में भी जाती हैं, तो वो बच्चे को और प्रोटेक्शन देती हैं इन बीमारियों से। तो इसलिए बिल्कुल दूध पिलाना चाहिए। जी। तो अगर बात करें बच्चों की, अगर बच्चों को ठंड लगी हो तो कई बार महिलाएं बोलती है कि इस वक्त में जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए, तो ये कितना सही होता है? क्या जब बच्चे को ठंड लग जाती है उस समय भी स्तनपान कराया जा सकता है? बिल्कुल, स्तनपान का तो एक सबसे अच्छा फ़ायदा, सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि हाइपोथर्मिया हम कहते हैं, जो नवजात शिशु में होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, वो उससे बचाता है। टेम्परेचर जो माँ से लगा हुआ होता है ना बच्चा, तो एक बॉन्डिंग बनती है और शरीर से वार्मथ भी मिलती है बच्चे को, तो वो गर्मी भी देता है और सेहत भी बनाए रखता है। बिल्कुल करना चाहिए स्तनपान। जी।
तो एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे हम जानते हैं कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो वो उन्हें कई तरह की मेडिसिन को अवॉइड करना पड़ता है, वो हल्की फुल्की बीमारी में दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन लैक्टेटिंग पीरियड में भी होता है? अगर किसी तरह की हल्की फुल्की बीमारी हो जाती है तो क्या माताएं दवाइयाँ ले सकती है? क्या इससे किसी तरह की हानि पहुंचती है बच्चे को? लैक्टेटिंग पीरियड में प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल डायरेक्ट ब्लड सप्लाई जा रहा होता है, तो इसलिए दवा का ज़्यादा असर होता है बच्चे पे, वो भी जो पहले के 3 महीने में है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बीमारियों की जो हल्की फुल्की दवाइयाँ हैं, ऐसे आमतौर पे कोई नुकसान नहीं होता है। बट अगर कोई मेजर दवा लेनी है तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शायद माँ के दूध से बच्चे तक जा सकती हैं और नुकसान कर सकती हैं। जैसे अगर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट पे है, कीमोथेरेपी पे है मदर, तो उस दौरान पे एडवाइजेबल है कि बच्चे को माँ का दूध ना दें। जी, तो अब तक हमने जाना कि ब्रेस्ट फीडिंग की महत्व क्या है, कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये किसी भी शिशु के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। तो मैम अब हमें बताएं कि जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे देश में कई बच्चे हैं जिन्हें माँ का दूध नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में शिशु को किस किस तरह का नुकसान या हानि होती है? बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, वज़न ठीक से नहीं बढ़ता है, आगे चल के लाइफ में और सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों में कई तरह के नुकसान होते हैं। इवन जो इमोशनल स्टेबिलिटी एक मिलती है, जब माँ का दूध पीता है बच्चा तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, वो भी थोड़ी कम होती है बच्चों में। अच्छा, तो हमने जाना कि महिलाओं में जब महिलाएं स्तनपान करवाती है तो उस समय उनको किस किस तरह के फ़ायदे होते हैं। अब हमें ज़रा बताएं कि जब महिलाएं स्तनपान कराती है बच्चों को तो उस समय उन्हें किन किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहले तो दूध सही से आता नहीं है और बहुत बार बार दूध पिलाने की वजह से माँ के निपल्स में चोट आ जाती है, सोर हो जाते हैं, माँ के स्तन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसे मैस्टाइटिस कहते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है ये, कई माँओं में होती है ये कि बच्चे का ज़्यादा गलत तरीके से मुंह लग गया या ऐसे, तो उसमें घाव हो जाता है। फिर कई बार होता है कि बच्चा दूध नहीं ले रहा है और माँ का दूध बन रहा है फिर भी, तो वो जमा होके गांठ बन जाती है जिससे फिर एब्सेस बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कई तरह की दिक्कतें आती हैं माँ को। और गलत पोजीशनिंग अगर हो, गलत पोजीशनिंग की वजह से गर्दन में, कंधे पे, पीठ में दर्द रहने लगता है माँ को, क्योंकि बच्चे को पकड़ना भी होता है, वो वज़न भी होता है, फिर गलत पोजीशनिंग में बैठे हों तो फिर असर पड़ता है। जी, तो मैम जैसे कि अभी आपने हमें बताया था कि बहुत से स्थिति ऐसी होती है जब महिलाओं को का सही तरह से मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे को किस तरह से फीड किया जा सकता है जब माँ के पास दूध की कमी हो जाती है? जब माँ के पास दूध की कमी होती है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो कम नुकसान करने वाला ऑप्शन है वो मिल्क बैंक है। आजकल इसका कॉन्सेप्ट आया हुआ है मिल्क बैंक्स का, जहाँ पे कुछ और औरतें जो दूध पिला रही हैं बच्चे को, उनके अगर दूध की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो वो क्या करती हैं, अपना दूध निकाल के वो मिल्क बैंक में रख देती हैं। तो वो ह्यूमन मिल्क ही होता है, वो बच्चे को नुकसान भी नहीं करता है। जब तो इसलिए उसका दूध पिलाना फ़ायदेमंद हो सकता है। पर ये बहुत ही एक क्या कहें कि दुर्लभ है ये जो व्यवस्था है, ये आमतौर पे है नहीं, ना लोगों को इसके बारे में जानकारी भी है। और कई बार मतलब हेल्थ फैसिलिटी में भी इसके लिए जो माँ का दूध है उसको रखने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी उतनी वो नहीं है कि मोटिवेशन की मिल्क बैंक्स फेवर करें, वरना सबसे उचित जो उपाय है वो ये है। और अगर ये भी ना हो तो फिर इन्फेंट फार्मूला वगैरह जो टॉप फीडिंग कहते हैं वो कराना चाहिए। जी, तो इन सारे विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब एक कॉलर जुड़ चुका है, तो हम पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। जी, हेलो। जी मैम, नमस्ते। जी सर, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न रखें। हेलो।
हाँ जी सर अपना नाम बताएं और प्रश्न रखें। मैम मैं विकास खन्ना पुलिस से बात कर रहा हूँ। जी मोतीलाल पाल बोल रहा हूँ। जी जी सर अपना प्रश्न बताएं। प्रश्न है कि जब नारी प्रेग्नेंट रहती है उस समय क्या पपीता का दूध खाना चाहिए या नहीं? उस समय पपीता खाना चाहिए या नहीं चाहिए? जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान पपीते को गर्म खाना माना जाता है कि ऐसी धारणा है कि अच्छा, ऐसी धारणा है कि क्योंकि पपीता गर्म माना जाता है तो अगर पहले 3 महीने में ले तो बच्चा खराब होने का रिस्क रहता है, पर मेडिकली ऐसा देखा नहीं गया है। तो फल वगैरह माँ को नुकसान नहीं करेगा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि सही तरह की फीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो हमें बताएं कि इस तरह की समस्या का क्या कोई इलाज उपलब्ध है या एक लॉन्ग टर्म समस्या रहती है? ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, जो कम मिल्क की प्रोडक्शन होती है, तो इनका कोई उपचार है या नहीं? हाँ, वही तो कारण, जिस कारण से प्रोडक्शन कम हो रही, जिस कारण से कम दूध बन रहा है, उस वजह से उस पे निर्भर करता है कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कई बार माँ में दूध बन रहा होता है पर निप्पल्स फ्लैट होते हैं या क्रैक्ड होते हैं, तो वो दूध पिला नहीं पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध बन नहीं रहा है। फिर अगर खाने पीने की वजह से है तो वो देख के, या कोई मेडिकली है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में लाएं तो आगे जाके सुधार हो सकता है। बिल्कुल, तो वो कारण पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो मतलब अगर डिपेंडेंट होता है कि कैसी रीज़न हो और उस हिसाब से ठीक किया जा सकता है, उपचार उपलब्ध है जी। तो मैम, जैसे कि आपने फ्लैट और क्रैक्ड निपल्स की जिक्र की है, तो ज़रा हमें इसके बारे में बताइए, होती क्या है? तो कई बार कुछ माओं का निप्पल जो है दूध पिलाने के लिए ज़रूरी होता है कि वो उभरा हुआ होना चाहिए, तो कुछ माओं में वो दबा हुआ रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा दूध पिलाने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस समय पे उनके लिए मुश्किल होता है कि बच्चा दूध ले पाए, बट दूध बन रहा होता है। तो ऐसे में क्या है, कुछ ब्रेस्ट पंप्स आते हैं जिसके मदद से माँ अपना स्तन का दूध निकाल के कटोरे में लेके और बच्चे को चम्मच से पिला सकती है। अच्छा जी। तो मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है उनकी, तो जो ट्राइमेस्टर होता है उससे पहले ही डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में उन बच्चों को किस तरह से फीड किया जा सकता है? प्री टर्म डिलीवरी में भी एक्चुअली बच्चे को तो फीड उसी तरह से करना चाहिए, पर दिक्कत ये होती है कि प्री टर्म डिलीवरी के टाइम माँ में दूध सही से नहीं आता है, तो उस दौरान भी यही जो मिल्क बैंक्स वगैरह की सहायता लें, या फिर अगर कुछ और उपलब्ध नहीं है तो फिर इन्फेंट फार्मूलाज दें। अच्छा, तो आपने कई बार जिक्र किया है इन्फेंट फार्मूला की, तो ये क्या होती है, इसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। जी, तो ये एक पदार्थ है जो बनाया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है 1 साल से छोटे बच्चे को खिलाने के लिए। तो कई माएँ जो अपना दूध नहीं देना चाहती या नहीं दे पाती, उन सिचुएशन में बच्चे को ये दिया जाता है। ये कई फॉर्म में होता है, पाउडर हो सकता है जिसको घोल के पिलाया जाए, या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर बना बनाया होता है कि बिल्कुल ऐसे ही बच्चे को दे दें। तो ये ज़्यादातर गाय के दूध के प्रोटीन से बनता है। तो अब इसमें ये है कि उसको मॉडिफाई किया जाता है, पूरी कोशिश यही रहती है कि वो वही पोषण प्रदान करे जो माँ के दूध में होता है। मगर जो गाय का प्रोटीन होता है उसमें एक प्रोटीन होता है जो केसीन हम कहते हैं, वो 85% होता है, जो माँ के दूध में 35% होता है केवल, इसलिए वो हजम करने में दिक्कत नहीं होती। पर गाय के दूध में वो 85% होता है, तो जिसको हजम करने में बच्चे को दिक्कत होती है, और पूरी तरह से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है बच्चे को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे
एक ये हमारी प्रथा तो क्या कहूँ, मतलब एक प्रैक्टिस होती है कॉमन ना कि डब्बा ख़त्म होने वाला है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिला दिया, मात्रा कम ज़्यादा हो गई, कुछ हो गया कि और है नहीं घर पे, तो वो या तो उसकी मात्रा कम हो जाती है तो पोषण कम हो जाता है, कम ज़्यादा ऐसे होने का खतरा रहता है। प्लस इन्फेक्शन, क्योंकि कंटामिनेशन, आप किस चीज़ से पिला रहे हैं, उसमें किस तरह का पानी मिला रहे हैं, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जितना हो सके, अगर जब तक बिल्कुल ही मजबूरी ना हो तब तक बच्चे को इन्फेंट फीड ना दिया जाए तो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। तो मैम, जैसे कि आपने बताया था, जिक्र किया था कि कई बार ऐसी कई बीमारियां होती है जो बच्चे के जो माँ के दूध से बच्चे तक पहुंच सकती है, तो इसके बारे में हमें ज़रा और स्पष्टता से बताएं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जब माँ को बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। जैसे माँ को अगर अभी अभी टीबी डायग्नोस हुआ हो, कि टीबी से भुगत रही हो, वो फीवर वगैरह आए और टीबी की दवा चल रही हो, तब ऐसे केस में नहीं लेना चाहिए। फिर अगर कैंसर ट्रीटमेंट पे हैं तो नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन में है जिसमें माँ की एनर्जी नहीं है, तो या तो वो ब्रेस्ट पंप से अगर निकाल सकें तो बेहतर होगा, वरना फिर ना दें। जी। तो आजकल एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है वर्किंग मदर्स की। तो कई बार हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती है, वर्किंग होती है और वो बच्चों के साथ रह नहीं पाती है, तो इस सिचुएशन में वो बच्चों को प्रॉपरली कैसे फीड कर सकती है? सबसे पहले तो ऐसे में मैटरनिटी लीव का फ़ायदा उठाए। 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है माँओं को, तो वो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो शुरू में बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है और बच्चे के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा है, माँ के लिए भी अच्छा है। फिर जब उनको काम पे जाना पड़ता है, तो जैसे मैंने ब्रेस्ट पंप का जिक्र किया था, ब्रेस्ट पंप एक सिंपल सा होता है, जिसमें ऐसे ये चित्र में जैसे दिख रहा है, बॉटल लगी है और इसके सामने ये जो सक्शन है, ये अपने ब्रेस्ट पे माँ लगा के और उससे पंप करती है तो माँ का दूध निकलता है, और इसको वो फ्रिज में सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी बच्चे को खिलाने का टाइम हो तो उसको निकाल के कुछ देर रूम टेम्परेचर पे रख दें। उसको दोबारा गर्म नहीं करना होता है, दोबारा गर्म ना करें, माइक्रोवेव में ना करें, बॉईल ना करें, वो वैसे ही रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तब बच्चे को दें। या फिर ऐसा करें कि एक भगोने में गर्म पानी ले लें और उसमें वो बर्तन डाल दें, और उसके बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब दें। तो ये बहुत ही सुविधाजनक उपाय है, क्योंकि क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही केवल माँ का दूध रखा जाए तो वो 6 से 8 घंटे तक ख़राब नहीं होता, और अगर फ्रिज में रखें तो वो 5 दिन तक चल जाता है, और अगर डीप फ्रीज़र में रखें तो और ज़्यादा लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा हो जाती है कि माँ का दूध भी मिल रहा है बच्चे को, और जब ज़रूरत पड़ रही है तब मिल रहा है, तो माँ को टेंशन नहीं होती। फिर